स्ट्रक्चर। आज के इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे कि किस वे से ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को डिजाइन किया जाता है। लेट्स हैव अ लुक प्लीज designing of the organization structure. Okay, firstly we know about the what is the meaning of organization structure. Organization structure क्या define करता है? How activities, कैसे एक्टिविटीज को परफॉर्म करना है, जैसे कि कैसे टास्क एलोकेशन करना है, कोऑर्डिनेशन कैसे मेंटेन करके रखना है, सुपरवाइज कैसे करना है, आर डायरेक्टेड टुवर्ड द, और ये सभी की सभी चीजें किसमें हेल्प करती हैं, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में हेल्प करती हैं। दैट इज कॉल्ड द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज द जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मैन पावर, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन कि किस वे से हम जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको डिजाइन करते हैं। बेसिकली हम 6 टाइप से डिजाइन करते हैं, वर्क स्पेशलाइजेशन के थ्रू, डिपार्टमेंटलाइजेशन के थ्रू, चेन ऑफ कमांड के थ्रू, स्पैन ऑफ कंट्रोल के थ्रू, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन एंड द फॉर्मलाइजेशन के थ्रू। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन क्या है? एक स्टेप बाय स्टेप मेथोडोलॉजी है जो कि आइडेंटिफाई क्या करता है, डायसफंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ द वर्कफ्लो, प्रोसीजर, स्ट्रक्चर एंड सिस्टम, जो कि रियलाइज करते हैं कि ये फिट है करंट गोल के अंदर, और डेवलप करते हैं प्लान को कि ये इम्प्लीमेंट हो थ्रू द न्यू चेंजेस। ओके, दैट इज कॉल्ड द ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन। ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन के 6 टाइप्स हैं, वर्क स्पेशलाइजेशन, डिपार्टमेंटलाइजेशन, चेन ऑफ कमांड, स्पैन ऑफ कंट्रोल, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन एंड द फॉर्मलाइजेशन। ओके, वर्क स्पेशलाइजेशन और डिवीजन ऑफ लेबर क्या है? ये एक ऐसी डिग्री है जो कि to which activities in the organization are subdivided into the separate job. वर्क स्पेशलाइजेशन के अंदर क्या होता है कि जितनी भी एक्टिविटीज होती है ना ऑर्गेनाइजेशन की, वो सब डिवाइडेड हो जाती हैं सेपरेट जॉब्स के अंदर, दैट इज कॉल्ड द वर्क स्पेशलाइजेशन। और जो वर्क स्पेशलाइजेशन है वो एफिशिएंसी तो क्रिएट करेगा ही, बिकॉज एक पर्सन है वो लगातार एक ही काम कर रहा है तो वो उस चीज में तो एक्सपर्ट हो जाएगा, और उससे क्या होगा, उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। एफिशिएंसी इंक्रीज होगी तो क्या होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। लेकिन अगर एक पर्सन, एक एम्प्लॉय उस काम को करते करते बोर हो गया, अगर उसमें बोर्डम आ जाती है, रिजल्ट बोर्डम हो गया, फटीग होने लगे, उसको थकावट से होने लगी, स्ट्रेस सा लगने लगा कि रोज ही एक काम करना है, तो क्या होगा, प्रोडक्टिविटी लो होगी, क्वालिटी है वो पुअर होगी, और एब्सेंट रहने लग जाएगा, इंक्रीज होगी एब्सेंटिज्म और हाई टर्नओवर होगी। ठीक है, ये भी इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं वर्क स्पेशलाइजेशन की। वर्क स्पेशलाइजेशन में क्या हो जाएगा, जैसे अगर फ्रेमिंग है, ये पर्सन फ्रेमिंग का काम करता है, ठीक है, तो ये इस चीज में एक्सपर्ट है, साइडिंग का ये देख रहा है, पेंटिंग का ये देख रहा है, इंस्पेक्शन का ये देख रहा है, शिपिंग का ये देख रहा है, तो इन सब का क्या है, वर्क स्पेशलाइजेशन है। ये हर पर्सन अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन क्या होता है? Departmentalization is an aspect of organizational design that includes the subdivision of a business into the units based on their function or other criteria. Departmentalization एक ऐसा aspect है organizational design का जिसके अंदर क्या इंक्लूड होता है, सब डिवीजन होता है एक बिजनेस का into the units based on their function or other criteria. मीन्स डिपार्टमेंटेशन के अंदर हम एक बिग यूनिट को डिवाइड कर देते हैं स्मॉलर यूनिट के अंदर। ठीक है, उनका डिवीजन ऑफ वर्क करते हैं किस बेसिस पे, ऑन द सिमिलैरिटी ऑफ द फीचर, जो सिमिलर नेचर के होंगे उसके थ्रू हम क्या करेंगे, डिवीजन ऑफ वर्क कर देंगे, दैट इज कॉल्ड द डिपार्टमेंटेशन। ओके, कई टाइप के डिपार्टमेंटलाइजेशन होते हैं, जैसे कि फर्स्ट इज द फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन। फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन में क्या होगा, प्रोडक्ट डिपार्टमेंट अलग होगा, फाइनेंस अलग होगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट एंड द एचआर डिपार्टमेंट, ये क्या है, फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन है। सेकंड जियोग्राफिकल डिपार्टमेंटलाइजेशन होगा। जियोग्राफिकल में क्या होगा, जैसे ये नॉर्थ जोन डिपार्टमेंट, जैसे साउथ जोन, ईस्ट जोन एंड वेस्ट। ओके, दैट इज द जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, उसको हम टेरिटरी डिपार्टमेंटलाइजेशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज द प्रोडक्ट डिपार्टमेंटलाइजेशन। प्रोडक्ट डिपार्टमेंटलाइजेशन में क्या होगा कि जो डिपार्टमेंट्स बनेंगे वो प्रोडक्ट के थ्रू बनेंगे, जैसे कंप्यूटर का, प्रिंटर और सॉफ्टवेयर। तो प्रिंटर के फिर आगे मैन्युफैक्चरिंग का डिपार्टमेंट, फाइनेंस का डिपार्टमेंट और मार्केटिंग का डिपार्टमेंट, दैट इज कॉल्ड द प्रोडक्ट डिपार्टमेंटलाइजेशन। नेक्स्ट इज द प्रोसेस डिपार्टमेंटलाइजेशन। प्रोसेस डिपार्टमेंटलाइजेशन में क्या होगा, जैसे स्पिनिंग होगी पहले, देन वीविंग डिपार्टमेंट, देन डाइंग डिपार्टमेंट, देन
प्रिंटिंग डिपार्टमेंट, ये प्रोसेस डिपार्टमेंटलाइजेशन होगा। कस्टमर डिपार्टमेंटलाइजेशन में क्या होगा, जैसे डिपार्टमेंट हैंडल करेंगे, एक तो एक डिपार्टमेंट हैंडल करेगा फॉरेन कस्टमर्स को, सेकंड डोमेस्टिक कस्टमर्स को, नेक्स्ट होलसेल कस्टमर को, एंड थर्ड फोर्थ रिटेल कस्टमर को। इस तरीके से कस्टमर डिपार्टमेंटलाइजेशन होगा। बेसिस क्या है डिपार्टमेंटलाइजेशन के, फंक्शनल, जियोग्राफिकल, प्रोडक्ट, प्रोसेस एंड द कस्टमर। नेक्स्ट हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो वो है चेन ऑफ कमांड। चेन ऑफ कमांड क्या होता है, चेन ऑफ कमांड इज द अथॉरिटी, कम्युनिकेशन एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी अलोंग विच ऑर्डर आर पास इन द ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर क्या होता है कि जो चेन ऑफ कमांड है वो अथॉरिटी है या कम्युनिकेशन या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसके अंदर जो ऑर्डर पास होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, या हम कह सकते हैं कि जो ऑर्डर आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, टॉप मैनेजमेंट से लोएस्ट रैंक पे आ रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, चेन ऑफ कमांड। ठीक है, क्या होता है चेन ऑफ कमांड के अंदर कि जो ऑर्डर पास हो रहा है टॉप वाली अथॉरिटी किसको दे रही है, लोएस्ट पे दे रही है, लोएस्ट रैंक को दे रही है, उसको हम बोलते हैं चेन ऑफ कमांड। इसके कई एलिमेंट हैं, फर्स्ट इज द अथॉरिटी, सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड थर्ड इज द यूनिटी ऑफ कमांड। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल। स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होता है, इज दैट ए मैनेजर कैन हैंडल हाउ मेनी एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। स्पैन ऑफ कंट्रोल के अंदर क्या होता है कि एक जो मैनेजर है वो हैंडल करता है कि हाउ मेनी एम्प्लॉय इन ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, कितने एम्प्लॉय एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एफिशिएंटली हैं और इफेक्टिवली वर्क कर रहे हैं। मैनेजर इज हाउ मच कैपेबल इनफ टू डायरेक्ट द एम्प्लॉय, और मैनेजर कितना कैपेबल है कि वो अपने एम्प्लॉय को डायरेक्ट कर रहा है, वेदर एम्प्लॉयज आर फॉलोइंग हिज कमांड और नॉट, कि उसके पास मैनेजर के पास एम्प्लॉयज की कमांड है या नहीं। दैट इज कॉल्ड द स्पैन ऑफ कंट्रोल। स्पैन ऑफ कंट्रोल में क्या होता है कि एक मैनेजर है वो अपने एम्प्लॉयज को कंट्रोल में रखता है और मैनेजर हैंडल करता है कि एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एफिशिएंटली और इफेक्टिवली वर्क कर रही हैं या नहीं। और मैनेजर इज, और इसमें हम देखते हैं कि मैनेजर कितना कैपेबल है अपने एम्प्लॉयज को संभालने में। ठीक है, जैसे एक मैनेजर है उसके नीचे जो एम्प्लॉयज वर्किंग है कितने, 7, यानी स्पैन ऑफ कंट्रोल कितना है, 7। ओके, स्पैन ऑफ कंट्रोल की मेन फीचर्स क्या होती हैं कि इसमें स्किल्स एंड एबिलिटी देखते हैं मैनेजर के, एम्प्लॉयज की करेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं, करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि ऑफ द वर्क बीइंग डन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द टास्क एंड प्रेफर्ड स्टाइल ऑफ द मैनेजर एंड स्ट्रेंथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। ये क्या है, स्पैन ऑफ कंट्रोल। अब हम बात करते हैं सेंट्रलाइजेशन एंड द डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में। सेंट्रलाइजेशन क्या होता है, सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है, सेंट्रलाइजेशन रेफर टू दैट डिसीजन मेकिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन कैन डन बाय ओनली टॉप मैनेजमेंट। सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि जो डिसीजन लिया जाता है वो किसके थ्रू लिया जाता है, टॉप मैनेजमेंट लेती है। ये एक फॉर्मल अथॉरिटी होती है दैट टॉप मैनेजमेंट विल गिव डिसीजन विच बी फॉलोड बाय एवरीवन विदाउट एनी चेंजेस। और सेंट्रलाइजेशन में क्या है कि ये फॉर्मल अथॉरिटी होती है टॉप मैनेजमेंट की जो कि डिसीजन ले विच बी फॉलो, और जो कि फॉलो किया जाता है हर एक के थ्रू विदाउट एनी चेंजेस। ओके, दैट इज कॉल्ड द सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन क्लियर हो गया। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो भी डिसीजन लिया जाता है वो कौन लेगा, टॉप मैनेजमेंट लेगा, और एक फॉर्मल अथॉरिटी होगी टॉप मैनेजमेंट की जो कि डिसीजन लेने के लिए उसमें कोई भी पर्सन है वो चेंज नहीं करता। एंड जैसे आप देखो सेंट्रलाइजेशन के अंदर क्या है कि जो प्रेसिडेंट है गेम प्रोडक्ट का, तो वही डिसीजन लेगा कि कौन से स्पोर्टिंग गुड्स डिवीजन होगा, बोर्ड्स गेम्स डिवीजन का, कंप्यूटर गेम्स डिवीजन, कोई भी किसी भी टाइप का गेम्स है, कोई भी डिवीजन है, वो कौन करेगा, टॉप मैनेजमेंट ही। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर ऐसा नहीं होता। डिसीजन मेकिंग ये नहीं है कि टॉप मैनेजमेंट ही लेगी, वो डिसीजन है जो वो लोअर लेवल एम्प्लॉयज भी ले सकते हैं। ओके, एंड डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर क्या है कि एम्प्लॉय फील करेगा कि ऑर्गेनाइजेशन इज ट्रस्टिंग ऑन दैम एंड गिविंग राइट टू मेक डिसीजन। अगर हम लोअर लेवल एम्प्लॉयज को भी राइट देंगे कि आप डिसीजन ले सकते हो, तो उसको भी ऐसा फील होगा कि ऑर्गेनाइजेशन मेरे ऊपर ट्रस्ट करती है और उनको भी राइट देना चाहिए डिसीजन लेने के लिए। ठीक है, तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है कि डिसीजन रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कि टॉप मैनेजमेंट ही ले, जो डिसीजन है वो लोअर लेवल एम्प्लॉयज भी ले सकते हैं। इससे क्या होगा, उसका भी ट्रस्ट बनेगा और उनका भी इंटरेस्ट बनेगा और एम्प्लॉयज हैं वो बहुत मोटिवेटेड भी होंगे। नेक्स्ट इज द, देखो जैसे डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर क्या हुआ, जो प्रेसिडेंट है उसमें से डिसीजन है कोई भी मैनेजर ले सकता है। ठीक है, पहले एक वाले में क्या था कि जो प्रेसिडेंट ही तीनों का डिसीजन लेगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, कोई भी मैनेजर डिसीजन ले सकता है।
नेक्स्ट इज द फॉर्मलाइजेशन स्टैंडर्डाइजेशन। फॉर्मलाइजेशन स्टैंडर्डाइजेशन में क्या होता है? फॉर्मलाइजेशन स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ जॉब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड द फॉर्मलाइजेशन। मीन्स जहाँ पर रूल और रेगुलेशन एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? फॉर्मलाइजेशन स्टैंडर्डाइजेशन। और ये बहुत ही क्लियर है कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, उसको हम क्या बोलते हैं? फॉर्मलाइजेशन स्टैंडर्डाइजेशन। For example, everyone should be on their desk 8 a.m. sharp and salary will be deducted at the rupees 200 on every absent whoever has more than 3 absent in a month। जैसे कि एक स्कूल किसी ने ज्वाइन किया हुआ है और उसमें एक रूल है कि आपको 8 बजे डेस्क पे होना चाहिए। अगर आप उस टाइम पे प्रेजेंट नहीं होगे तो आपकी सैलरी डिडक्ट होगी 200 हर एक अब्सेंट की। अगर 3 से ज़्यादा अब्सेंट हुए तो आपकी एक अब्सेंट काउंट होगा। ओके, दैट इज कॉल्ड द फॉर्मलाइजेशन स्टैंडर्डाइजेशन। जो भी रूल एंड रेगुलेशन एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? फॉर्मलाइजेशन स्टैंडर्डाइजेशन। दिस इज अब हम बात करते हैं कि किस वे से जो पीटर एफ ड्रकर है उसने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को डिजाइन किया है। 3 टाइप्स ऑफ एनालिसिस को हमने डिस्कस किया। फर्स्ट इज द एक्टिविटी एनालिसिस, सेकंड इज द डिसीजन एनालिसिस एंड थर्ड इज द रिलेशन एनालिसिस। ओके, पीएफ ड्रकर ने कितने टाइप ऑफ एनालिसिस से ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को डिजाइन किया? 3 टाइप से। फर्स्ट इज एक्टिविटी, सेकंड इज द डिसीजन एंड थर्ड इज द रिलेशन एनालिसिस। इसको हम एडीआर भी बोलते हैं। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो इसको अच्छे से याद कर लेना कि किस पीटर एफ ड्रकर के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया गया है। तो बोलना 3 टाइप ऑफ एनालिसिस है, दैट इज कॉल्ड द एडीआर। एडीआर मीन्स एक्टिविटी, डिसीजन और रिलेशन एनालिसिस। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द डिजाइनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। बेसिकली हमने 6 टाइप पढ़े जो कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को डिजाइन करने में हेल्प करते हैं। फर्स्ट कौन सा था? फर्स्ट था हमारा वर्क स्पेशलाइजेशन, सेकंड था डिपार्टमेंटेशन, थर्ड इज chain of command, fourth is span of control, and fifth is the centralization and decentralization, and sixth is the formalization standardization. This is all about the designing of the organization structure, and please rate, review and share my lessons and also follow my profile। अगर आप प्रोफाइल को फॉलो कर लेते हो तो जैसे ही नया लेक्चर अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ओके, थैंक यू।